पूरा कॉन्सेंट्रेट। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के इलस्ट्रेशंस यानी एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ये एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है। मैंने तुम्हें एक थियोरी करवाई थी, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जिसमें हमने अर्थिंग यूज किया था। अर्थिंग मतलब एक स्फीयर लिया था, उसके पास में हमने एक रॉड रखी थी, रॉड को टच नहीं करवाया था। शायद तुम्हें डायग्राम याद आ जाए। फिर रॉड में थी और साथ में स्फीयर था, स्फीयर में भी चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था और फिर हमने उसको ग्राउंड लगा के चार्ज को निकाल दिया था। तो इस मेथड से हम इसको टच किए बिना पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। मतलब तुम्हें यहाँ पे वही लिखना है जो मैंने तुम्हें थियोरी में करवाया था। मतलब ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये तुम्हें खुद करना है। अब सेकंड नंबर पे कंसंट्रेट। If 10 raised to 9 electrons move out of a body to another body every second, फिर 10 raised to 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में जा रहे हर एक सेकंड पे, एक सेकंड पे 10 raised to 9, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द टोटल चार्ज 1 कूलम। तो पूछा है 1 कूलम टोटल चार्ज बनने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम फाइंड करेंगे एक सेकंड में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितना हो रहा है। तो एक सेकेंड में होगा, फॉर्मूला हमने पढ़ी हुई है, Q इज इक्वल टू एन ई। एन की वैल्यू 10⁻⁹ है, ई है 1.6 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 10⁻⁻10 कूलम। मतलब एक सेकेंड में यानी पर सेकेंड इतना चार्ज जनरेट हो रहा है। हमें फाइंड करना है 1 कूलम कितने टाइम में जनरेट होगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। तो हमें चाहिए 1 कूलम, तो 1 कूलम प्रोड्यूस्ड इन हाउ मच टाइम। तो हाउ मच टाइम होगा, टी, टी कितना होगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻10। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 1 डिवाइड बाय 1.6 ये होगा 0.625 और 10⁻⁻10 है वो 10⁻+10 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 6.25 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब कि एक कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 6.25 10⁻⁹ सेकेंड। वैसे ये बहुत बड़ा टाइम है। अगर इस टाइम को तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना है, एक साल में कन्वर्ट करना है, तो याद रखना 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 3.16 10⁻⁷ सेकेंड। ये याद रख लेना। एक साल कितने का होता है, 3.16 10⁻⁷ सेकेंड। ये फाइंड कैसे करते हैं, सिंपल है। एक साल में कितने दिन, 365 दिन। एक दिन में कितने आवर्स, 24 आवर्स। एक आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। इनको मल्टीप्लाई करोगे ये नंबर बन जाएगा। तो अगर इन सेकंड्स को तुम्हें ईयर में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें इस टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा इस नंबर से। डिवाइड बाय करेंगे 3.16 10⁻⁷ से, तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं डिवाइड करूं 6.25 डिवाइड बाय 3.16 तो ये बन जाएगा 1.97 10⁻² ईयर। यानी अप्रोक्सीमेटली 200 साल लग जाएंगे एक कूलम जनरेट
करने में। क्लियर? तो पहले हमने फाइंड किया 1 सेकंड में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, फिर हमें पता चल गया 1 सेकंड में इतना चार्ज जनरेट हो रहा है, तो 1 कूलम को जनरेट करने में कितना टाइम लगेगा। फिर टाइम सेकंड में आया, सेकंड में ही रखोगे चलेगा, ईयर में कन्वर्ट करना हो तो उसको डिवाइड करोगे तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे नंबर 3 पे। थर्ड पे ध्यान हो, पूरा कॉन्सेंट्रेट थर्ड पे। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। बोला वाटर के कप में, यानी कप है जिसके अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ है, पूरा पानी का है, उसके अंदर कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा। तो तुम्हें पता होगा वाटर इज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मतलब कोई भी एक फाइंड करे दूसरा उसके जैसा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन है एक भी कैसे फाइंड करें, यहाँ तो कोई क्वांटिटी दी नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हें एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? नॉर्मली वाटर जो होता है उसको अगर एक कप में भरे ना हम लोग 1 कप, तो नॉर्मली एक नॉर्मल कप में वो 250 ग्राम के अराउंड आता है। मतलब 4 कप मिला के वो 1 लीटर बनता है, मतलब 1000 ग्राम बनता है। एक कप नॉर्मली कितने का डालते हैं? 250 ग्राम का। तो हम एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं? एज्यूम अ कप a cup contains 250 ग्राम वाटर। बाय चांस तुम लोग 200 ग्राम करके चले आओगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लॉजिक इंपॉर्टेंट है। वे आप फाइंड कैसे करते हो? आप एज्यूम करते हो 250 ग्राम पानी है, अगर आप 200 ग्राम एज्यूम करोगे खाली वैल्यू लगाएगी, मेथड यही रहेगा। हमने एज्यूम किया 250 ग्राम पानी है, तो सबसे पहली बात तो ये 250 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। तो उसके लिए हम लगाएंगे मोल कंसेप्ट। कौन सा? n अपॉन Na इज इक्वल टू m अपॉन mo। जब n मतलब तुम्हें फाइंड करना है, जो Na होता है वो एवोगैड्रो नंबर है, m जो है वो मास है, mo जो है वो मॉलिक्यूलर मास है। नॉर्मली वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 18। कैसे? H2O। तो H2O में H के होते हैं 2, O का होता है 16, 16 प्लस 2 18। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। मास 250 ग्राम, MO 18 ग्राम, Na होता है 6.022 10⁻23। ये तुम्हें मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 250 ग्राम। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 250 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6.022, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 83.64 10⁻23, या इसको लिखेंगे 8.36 10⁻24। यानी इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसमें? 250 ग्राम वाटर में। हमें मॉलिक्यूल्स तो नहीं फाइंड करना, हमको तो चार्ज फाइंड करना है। अब हम फाइंड करेंगे एक मॉलिक्यूल में कितना चार्ज होता है। तो तुम्हें पता है मॉलिक्यूल के अंदर दो चीजें होती हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों फाइंड करने हैं, तो हम एक को ही देखेंगे। समझो हम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। तो हम फाइंड करेंगे H2O में कितने प्रोटॉन्स। तो याद रखना H में एक प्रोटॉन होता है, H में एक प्रोटॉन होता है, तो H2 दो प्रोटॉन। O, तो O में 8 प्रोटॉन होते हैं।
तो H2O में टोटल कितने प्रोटॉन होंगे? H का एक, लेकिन H2 है तो 2 प्रोटॉन, O के हैं 8 प्रोटॉन, 2 + 8 10 प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाटर मॉलिक्यूल आर 10। ठीक है, अब टोटल मॉलिक्यूल हमको कितने मिले? 8.36 10^24। तो हमें फाइंड क्या करने होंगे? हमें फाइंड करने होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 250 ग्राम। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? तो n होंगे 10 टाइम्स इनटू कैपिटल N, क्योंकि कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन? 10। तो एक मॉलिक्यूल में 10, तो n मॉलिक्यूल में कितने? 10n। तो n इज इक्वल बन जाएगा 10, n की वैल्यू 8.36 10^24। इसको तुम सॉल्व करोगे तो मिलेगा 8.36 10^25। ये बन गए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम फाइंड करेंगे चार्ज, यानी कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। फॉर्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। जब n की वैल्यू डालेंगे 8.36 10^25, और E होता है 1.6 10^-19। तो इसको सॉल्व करो, 8.36 इंटू 1.6 बिकम्स, it becomes 13.37 10^25 minus 19 becomes 6, या इसको लिखेंगे 1.34 10^7 कूलम। यानी 250 ग्राम पानी के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 1.34 10^7 कूलम। नेगेटिव कितना होगा? तो वाटर इज न्यूट्रल, here water is neutral, hence amount of negative charge is same as amount of positive charge। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज भी सेम आएगा, माइनस में आएगा 10^7 कूलम। ये 250 ग्राम पानी लिया है, तुम 200 ग्राम पानी लोगे तो खाली वैल्यूज बदलेंगी, मेथड यही रहेगा, मतलब पानी का अमाउंट तुम अपने हिसाब से ले सकते हो। क्लियर? ये था नंबर 3। अब हम 4 की तरफ जाएंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। एग्जाम्पल नंबर 4, Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses. वे हमने कुलम्स लॉ पढ़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, जिसकी फॉर्मूला है के Q1 Q2/r²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, कुलम फोर्स। तो ग्रेविटेशन पढ़ा है, न्यूटन ने जो दिया था उसकी फॉर्मूला है G m1 m2/r²। दोनों फॉर्मूला में नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, इसके लिए बोलते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस। फिर पूछा है ए में, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सेकंड, फॉर टू प्रोटॉन्स। मतलब हमें फाइंड करना है इन दोनों का रेशियो, किसके इसके बीच में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, बाद में सेकंड प्रोटॉन के बीच में। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम ट्राई करेंगे,
बिटवीन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, और बाद में ट्राई करेंगे बिटवीन प्रोटॉन्स। हमें रेशियो लेना है, तो रेशियो कैसे लेंगे? एफ इलेक्ट्रिक डिवाइड बाय एफ ग्रेविटेशनल। जब रेशियो लेंगे तो ऊपर सिर्फ चार्ज बचेगा और नीचे जी इंटू मास बचेगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम वैल्यू डालेंगे, के की वैल्यू तुम्हें पता है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.6 10⁻⁹ कूलम। तो दो चार्ज है तो हम स्क्वायर कर लेते हैं, डिवाइड बाय जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.67 10⁻11। m1 इंटू m2, दो मास है, तो मास किसके बीच के हैं? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के मास क्वेश्चन में नीचे गिवन है। एक का मास है 1.67 10⁻11, सॉरी -27 और दूसरे का मास है 9.11 10⁻31। चलो अब इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। पहले वैल्यू को सॉल्व करेंगे, ऊपर है 9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 दो बार है, डिवाइड बाय 6.67, डिवाइड बाय 1.6, फिर डिवाइड बाय 9.11। तो ये वैल्यू जो है वो बन जाएगी तुम्हारी 0.237। 10⁻² पावर देख लेते हैं। ऊपर पावर है एक तो 9, -19 दो बार माइनस होगा, फिर -11 ऊपर आएगा तो +11, फिर -27 ऊपर आएगा तो +27, फिर -13 ऊपर आएगा तो +31। तो ये आएगा 10⁻40, यानी इसको लिखेंगे हम लोग 2.37 10⁻39। तो ये बन गया इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बाद में सिमिलरली फिर से यही फाइंड करना है, लेकिन इस वक्त जो फाइंड करेंगे दो प्रोटॉन के बीच में करेंगे, मतलब बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो टू प्रोटॉन्स में यहाँ पे नीचे जैसे ऊपर वाला चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन मास बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स, वैल्यू वापस वही के Q1 Q2, नीचे आएगा G M1 M2। अब क्या होगा, के की वैल्यू वही लेंगे 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 दोनों सेम है, दोनों प्रोटॉन है, 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर। G ले लेंगे 6.67 10⁻⁻11। और जो मास है दोनों प्रोटॉन के मास है, प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻27, स्क्वायर कर देंगे। फिर इसको हम सॉल्व करें, ऊपर है 9 इंटू 1.6 दो बार है, डिवाइड बाय 6.67, फिर डिवाइड बाय 1.67 दो बार। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1.24 10⁻² पावर। पावर देखे तो 9 -19 दो बार है, +11, +27 भी दो बार आएगा। तो ये पावर बन जाएगा 10⁻36। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक अपॉन ग्रेविटेशन का जो रेशियो आएगा वो इतना आएगा। क्लियर एवरीवन? ये तो था सिंपल का रेशियो। फिर बाद में भी कुछ पूछा है इन्होंने। बाद में क्या पूछा है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉन अपार्ट। फाइंड करना है एक्सेलरेशन किसका? इलेक्ट्रॉन का भी और प्रोटॉन का भी। वो भी कब? जब दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन लगता हो। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो पहले फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो फोर्स की जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक की वो हमने पढ़ी हुई है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है, 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आर मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, तो ये बन जाएगा तुम्हारी वैल्यू F इक्वल्स टू 23.04 10⁻⁹ 9 माइनस 19 माइनस 19 और प्लस नीचे वाला 20, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9 न्यूटन। हमें फाइंड करना है एक्सलरेशन। तो इस फोर्स की वजह से हमें दो अलग अलग एक्सलरेशन फाइंड करने हैं। सबसे पहले फाइंड करना है एक्सलरेशन इन इलेक्ट्रॉन। एक्सलरेशन इन इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, कौन सी? F इक्वल्स टू एम ए। F इक्वल्स टू एम ए। तो इसमें हमें ए को सब्जेक्ट बनाया तो F मिलेगा F अपॉन एम। फोर्स हमारे पास है 23.04 10⁻⁻9 डिवाइड बाय एम। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 10⁻31। इसको सॉल्व करेंगे 23.04 डिवाइड बाय 9.11, तो ये मिलेगा तुम्हें A इज इक्वल टू 2.53 10⁻⁻, 31 माइनस 9 करेंगे तो मिलेगा 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो तुम्हें मिला, ये मिला एक्सलरेशन किस में मिला? इलेक्ट्रॉन में। हम सेम चीज फाइंड करेंगे फिर से, लेकिन किस में फाइंड करेंगे अभी? प्रोटॉन में। एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगी, कौन सी? F इक्वल्स टू एम ए, खाली मास प्रोटॉन का आएगा। फोर्स तो एज इट इज रहेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है 23.04 10⁻⁻9 डिवाइड बाय प्रोटॉन का जो मास है वो भी दिया हुआ है 1.67 10⁻⁻27। तो 23.04 डिवाइड बाय 1.67, तो ये बन जाएगा तुम्हारा A इज इक्वल टू 13.79 10⁻27 माइनस 9 18 आएगा। या इसको लिख सकते हैं 1.38 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन जाएंगे तुम्हारे दो एक्सलरेशन, पहला वाला इलेक्ट्रॉन का है और दूसरा वाला प्रोटॉन का है। तो पहले तो रेशियो फाइंड करना था, उसके बाद एक्सलरेशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यू ही डालनी है। ये था तुम्हारा नंबर 4। अब हम करेंगे नंबर 5। नंबर 5 पे कॉन्सेंट्रेट। A charged metallic sphere A is suspended by nylon thread. Another charged metal sphere B, held by an insulating handle, is brought close to A, such that the distance between the centers is 10 centimeter, as figure A. The resulting repulsion of A is noted. Spheres A and B are touched by uncharged spheres C and D. A touched to C, B touched to D, as shown in figure. C and D are then removed and B is brought closer to a distance 5 centimeter between their centers, as shown in figure. What is the expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? पहले बोला है कि एक स्फीयर A है, सपोज के पास चार्ज है Q, 1 ले लेते हैं, और B है, समझो उसके पास चार्ज है Q2, दोनों को पास में लाया,
10 सेंटीमीटर पे, तो उनके बीच में बोला कुछ फोर्स हमने नोट किया। तो पहले फाइंड करते हैं इनिशियल फोर्स बिटवीन स्फीयर्स। स्फीयर्स के बीच में इनिशियल फोर्स, तो इनिशियल फोर्स कितना होगा, तो लिखेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसमें आर तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। फिर बोला है ए को टच किया हमने सी के साथ, बी को टच किया डी के साथ। तुम्हें पता है जब हम टच करेंगे तो चार्ज जो है वो हाफ हाफ हो जाता है, हमने ये पढ़ा है। ये Q1/2, ये भी Q1/2 हो जाएगा, इस पे हो जाएगा Q2/2 एंड Q2/2। तो इसमें कैसे लिखेंगे, आफ्टर कॉन्टेक्ट विथ अदर uncharged spheres, uncharged identical spheres, क्योंकि यहाँ नीचे लास्ट में लाइन दी है सब स्फीयर्स आइडेंटिकल है। आफ्टर कॉन्टेक्ट विद अदर अनचार्ज स्फीयर्स, द चार्ज ऑन initial spheres becomes half. Now the distance between A and B is also half than previous. जो पहले था उसके कंपेयर में अभी डिस्टेंस भी हाफ हो गया है। तो न्यू फोर्स क्या आएगा, F डैश इज इक्वल टू के, Q1 भी आधा हो गया, Q2 भी आधा हो गया, और जो डिस्टेंस है वो भी आधा हो गया। तो अगर बात करें इसको तो इसको लिख सकते हैं के Q1 Q2/4, नीचे आ जाएगा R²/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो बन जाएगी के Q1 Q2/R², मतलब नया वाला फोर्स इक्वल होगा पुराने वाले फोर्स के, मतलब फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर। हमने ऐसे सम जेईई नीट में भी किए हैं अलग टाइप के। क्लियर एवरीवन।